नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है राज्य, परिभाषा एवं तत्व। हम जान लेते हैं कि यह क्या है। तो राज्य राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है और इसमें प्रमुख रूप से राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में राज्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, जिसमें कुछ का अर्थ निश्चित रूप से भ्रामक है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अर्थ में किया गया है। तो हम यहाँ पे राज्य की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य वह शब्द अंग्रेजी भाषा शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतर है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों को पोलिस भी कहा गया था। वर्तमान में नगर राज्यों का बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया, किंतु राज्य आज भी उसी अवधारणा का द्योतक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विचारकों द्वारा राज्य की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। राज्य की परिभाषाओं के संबंध में इस विविधता को देखकर मैकाइवल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है। राज्य की परिभाषाओं की इस विविधता का कारण यह है कि राज्य के संगठन, उद्देश्य व कार्यों के विषय में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मान्य रहे हैं तथा उन्हीं विचारों के आधार पर राज्य की परिभाषा दी जा रही है। राज्य की प्रमुख परिभाषाओं को प्राचीन आधुनिक दो भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन विचारकों के अनुसार प्राचीन विचारक राज्य का व्यक्ति का एक ऐसा समुदाय मानते हैं जिसे व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित किया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्व और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। सिसरो के अनुसार राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों पर परस्पर मिलकर उपयोग या उपभोग करना है। सेंट अगस्टाइन के शब्दों में राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्य के प्रयोग और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है। प्राचीन विचारकों द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाएं कानूनी रूप होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है। इसमें राज्य के यथार्थ रूप का प्रकाश नहीं पड़ता है। अब आधुनिक विचार परिभाषाएं। आधुनिक युग में राज्य के स्वरूप के विषय में विचार बदला है। परिणाम स्वरूप राज्य की नवीन परिभाषाएं अस्तित्व में आई है। आधुनिक विचारकों के अनुसार राज्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को एक निश्चित क्षेत्र में निवास करना चाहिए और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। बलंटसली के शब्दों में किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जा सकता है, किंतु राज्य की यह परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के संगठन को भी उस समय का राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि संगठन के पास संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति ना हो। लास्की ने इसी आधार पर राज्य की परिभाषा करते हुए कहा कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समुदायों का सर्वोच्च सत्ता रखता है। लास्की के इस परिभाषा में संप्रभुता के दो पक्षों आंतरिक और बाह्य में केवल आंतरिक पक्ष को ही प्रस्तुत किया है, अतः यह परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं है। फिलीमोर के अनुसार राज्य मनुष्य का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों का पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो, जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। फिलीमोर की इस परिभाषा में राज्य चार तत्वों जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा आंतरिक तथा बाहरी संप्रभुता का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान तथा सार्वजनिक धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश की निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः यानी पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। गार्नर की परिभाषा में भी राज्य के चारों तत्वों जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता का उल्लेख किया गया है। फिलीमोर तथा गार्नर द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाएं सर्वमान्य हैं। अब हम राज्य के तत्व के बारे में जानेंगे। विभिन्न विचारकों ने राज्य के तत्वों के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सिज्विक ने राज्य के तीन आवश्यक तत्व बताए हैं: जनता, भूभाग तथा सरकार। बलंटसली के अनुसार भूभाग, जनता, एकता और संगठन राज्यों के ये चार आवश्यक तत्व हैं। गैटिल ने भी जनता, प्रदेश, सरकार तथा संप्रभुता ये चार तत्व राज्य के लिए आवश्यक माने हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के चार आवश्यक तत्व मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से निवास करते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण में से स्वतंत्रता, जनता की इच्छा को कार्य रूप में
परिणत करने हेतु राजनीतिक संगठन। वर्तमान में डॉक्टर गार्नर के विचारों को ही मान्यता प्राप्त है। राज्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, जनसंख्या। राज्य वह सर्वप्रथम तथा आवश्यक तत्व है। जनसंख्या। राज्य मनुष्यों का ही एक संगठन है। व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि जनसंख्या ना हो तो शासन कहाँ होगा और वहाँ प्रजा कहाँ से आएगी। राज्य का अस्तित्व मानव तत्व के अस्तित्व पर ही आश्रित है। मानव राज्य की आधारशिला है। मनुष्य राज्य का कच्चा माल है। अतः राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि एक आदर्श राज्य के लिए 5040 नागरिक ही होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य एक शक्ति है। यह शक्ति भली भांति कार्य कर सके इसके लिए अधिकतम जनसंख्या होना चाहिए। राज्य के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए कि शासक और शासित में विभाजित किया जा सके। यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु इन दोनों के विचार प्राचीन समय के हैं। वर्तमान समय में अभी राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो राज्यों की जनसंख्या करोड़ों अरबों में जाती है। अब राज्य का निश्चित भूभाग। राज्य होने के लिए उसके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग के अभाव में मनुष्य का व्यक्तित्व जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। बलनसली के शब्दों में, जैसे राज्य का व्यक्तित्व आधार जनता है, उसी प्रकार भौगोलिक आधार प्रदेश है। राज्य का रूप धारण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक राज्य के पास कोई प्रदेश ना हो। गार्नर के शब्दों में, ऐसी अवस्था से लोग निर्माण की प्रक्रिया में राज्य हो सकते हैं, परंतु वे सब राज्य नहीं हो सकते तथा वे स्थायी रूप से निश्चित खंड पर स्थित ना हो। यानी वैसा राज्य के पास एक अपना निश्चित खंड होना चाहिए। अगर किसी राज्य के पास अपना एक निश्चित खंड नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते हैं। राज्य की तीसरी आवश्यकता को पूरा करना या तीसरा तत्व सरकार है, जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश निवासी तब तक राज्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकता जब तक एक राजनीतिक संगठन ना हो। यह राजनीतिक संगठन सरकार है, जो कि राज्य के लक्ष्य नीतियों को क्रियान्वित करता है। वस्तुतः सरकार राज्य का वह अभिन्न अंग है जिसके द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए उसका संगठन होता है। वह एक ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य के संकल्प बनते हैं और अभिव्यक्ति होती है। सरकार जो व्यवस्था स्थापित करती है और कानून पालन करने के लिए पुलिस या अन्य प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रकार सरकार राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है। गैटिल के अनुसार सरकार के अभाव में जनसंख्या असंयमित, अराजकता या विप्लवी जनसमूह हो जाएंगे और किसी भी सामूहिक कार्य का होना असंभव हो जाएगा। गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अथवा सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के बिना जनसंख्या असंगठित या अराजक जनसमूह के रूप में होगी और सामूहिक रूप से कोई कार्य करने में अक्षम होगा। राज्य का चौथा तत्व संप्रभुता है। ये राज्य का अभिन्न अंग है और इसे हम राज्य की आत्मा भी कह सकते हैं। गैटिल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो अन्य समुदायों से अलग करता है। संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संप्रभुता राज्य का प्राण है। इसके अभाव में राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। किसी भी निश्चित प्रदेश में रहने वाले समान लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक इसके अधिकार में संप्रभुता ना हो। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि वह संप्रभुता संपन्न ना होकर ब्रिटिश नियंत्रण में था। यानी भारत के पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार तो थी, लेकिन भारत के पास उस समय संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि भारत में जो भी आंतरिक और बाहरी निर्णय लिए जाते थे वो ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन सरकार के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में भारत संप्रभु संपन्न राज्य है, क्योंकि भारत के पास अपनी संप्रभुता है और भारत अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम है। राज्य की संप्रभुता से अभिप्राय है राज्य अपने क्षेत्र में सभी व्यक्तियों का तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके तथा बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो, अर्थात दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सके। इस संबंध में यह तथ्य स्मरणीय है कि यदि कोई राज्य अन्य राज्य संबंध स्थापित करते हैं तो किसी प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेता है तो इसके लिए उसकी संप्रभुता किसी भी रूप से खंडित नहीं होगी। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सुसंगठित सरकार तथा संप्रभुता होना आवश्यक है। इनमें एक भी तत्व के अभाव में उस संगठन को राज्य नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।